हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी फाइनेंशियल फर्म या फिर एक फाइनेंशियल ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, जो कंपनी फाउंड हुई थी 1987 में और जिसके जो मेन फाउंडर है वो है मोतीलाल ओसवाल एंड रामदेव अग्रवाल। तो उस कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, दैट इज मोतीलाल ओसवाल कंपनी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। शेयर को एनालिसिस करने वाले कि अभी भी इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। इवन इन द मार्केट में अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी अवेलेबल है जो मोतीलाल ओसवाल जो बिजनेस करती है, मतलब क्या, फाइनेंशियल एडवाइजरी, ब्रोकिंग सर्विस और इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की जो सर्विस जो बहुत ही कम प्राइस में प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। तो उस टाइम में आपको मोतीलाल ओसवाल में आपको शेयर बाइंग करना चाहिए या नहीं, तो उस चीज़ों के बारे में बात करने वाले यही वीडियो में। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको उस कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से उस शेयर में आपको बाइंग करनी चाहिए या नहीं। अगर आपको और कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हम उस कंपनी का भी एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। वो क्या क्या काम करती है और कौन कौन सी सर्विसेज ये मार्केट में अभी भी प्रोवाइड करती है। तो जो सबसे पहली एक्टिविटी है वो है ब्रोकिंग सर्विस, जो कि आपको पहले से पता है कि ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐसे म्यूचुअल फंड के हिसाब से भी ये कंपनी फंड में मार्केट में काम करती है। फंड बेस्ड एक्टिविटीज लाइक एसेट मैनेजमेंट और एडवाइजरी सर्विस भी कंपनी की है मार्केट में, कि आपको मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एसआईपी आप इस मोतीलाल ओसवाल में भी आप कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज वेल एज हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग के लिए आपको कोई भी फाइनेंस चाहिए हो तो ये कंपनी आपको अभी भी मार्केट में प्रोवाइड करती है। तो एक तरह से बोलूँ तो इसके पास जो मार्केट सेगमेंट है, मतलब मार्केट का जो डाइवर्सिफिकेशन है, वो एक जगह पे ही पूरा फोकस नहीं है, बट ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड भी करता है। तो उसके थ्रू ऐसा मेरा मानना है कि कंपनी में अभी भी एक वैल्यू है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा टाइम पहले से मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। और अच्छी बात यह कि कंपनी जो मार्केट में जो ट्रस्ट है, गुडविल है, वो इतनी अच्छी है कि इसकी जो मार्केट में जो गुडविल है वो इतनी अच्छी है कि इन फ्यूचर भी इसके साथ बहुत सारे कस्टमर जुड़ना चाहेंगे फॉर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है, मतलब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है मोतीलाल ओसवाल, तो उस तरह की मार्केट में बहुत सारी इसकी कंपिटिटर्स फर्म भी है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो सेक्टर पी है वो है 28.16, जबकि इस शेयर का जो पी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा, दैट इज डबल द प्राइस ऑफ द सेक्टर पी है, दैट इज 51.63 का इस शेयर का भी मार्केट में पी रेशियो स्टैंड करता है। सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.43, जबकि इस शेयर का जो पीवी रेशियो है वो है 3.05 के रेशियो फॉर्म में, जो कि जो सेक्टर से भी ज़्यादा है। तो एक नेगेटिव या नेगेटिव इंडिकेशन नहीं बोल सकते, बल्कि एक आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि अभी ये शेयर एक ओवर वैल्यूड या फिर एक ओवर वैल्यूड प्राइस पे आपको अवेलेबल मिल रहा है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो है 0.60% और इस शेयर का डिविडेंड यील्ड है 0.62 के परसेंटेज फॉर्म में। ऑल तो अगर अभी तक आपको पी रेशियो एज वेल एज पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो वो वीडियो हमारे चैनल पे डाल रखी है, तो आप उधर जाके पी रेशियो एज वेल एज पीबी रेशियो का मतलब देख सकते हो। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट है वो स्मॉल कैप कंपनी, जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9492 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और जिसकी रैंकिंग है, स्टॉक रैंकिंग है स्मॉल कैप के अंदर, वो है 265, और जो बीटा है इसका वो है 0.97। इसका मतलब कि अगर समझ लो शेयर मार्केट, दैट इज इंडियन शेयर मार्केट, अगर 1% अपवर्ड मूवमेंट लेता है तो इस शेयर में आपको 0.97% अपवर्ड मूवमेंट आपको इस शेयर में आपको देखने को मिल सकता है, एवरेजली बात करूँ तो। और जो 20 डे एवरेज डिलीवरी शेयर में उठी है वो है 99,489 शेयर की इसमें मार्केट में शेयर उठे हैं 20 डे एवरेज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। अब मेन बात ये कंपनी का जो रेवेन्यू है एज वेल एज प्रॉफिट है वो कंपनी किस तरह से कमा रही है पिछले कुछ सालों से, तो वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिकॉज अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट अभी भी करते हो तो आपको इन फ्यूचर कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो आपको कौन से ट्रेंड में देखने को मिलेगा, वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो कि 2018 से अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो रेवेन्यू है वो हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज 2.75,000 करोड़ से 2.46,000 करोड़ रुपीज़, और 2020 में और गिरकर हो चुका है 2.36,000 करोड़ रुपीज़। जो कि 2018 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 0.62,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में और गिरकर हो चुका था 0.29,000 करोड़ रुपीज़, और इस साल और ज़्यादा गिरकर हो चुका है 0.18,000 करोड़ रुपीज़, जो कि आपको क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है कि कंपनी जो मार्केट में जो कस्टमर्स है वो मतलब कम हो रहा है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी जो रेवेन्यू पहले इतना ज़्यादा होता था वो अभी कम क्यों हो गया, बिकॉज मार्केट में इसके बहुत सारे कंपटीटर्स अभी मार्केट में अवेलेबल है।
जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसके कारण जो कंपनी जो बिजनेस है वो कम हुआ है, उसी के कारण कंपनी जो रेवेन्यू है एज वेल एज प्रॉफिट है उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। पर जो अच्छी बात मुझे ये लगी कि कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, दैट इज 70.32% की जो कंपनी जो होल्डिंग है वो कंपनी के खुद के प्रमोटर्स के पास है, जो कि एक मेरे को अच्छा खासा इंडिकेशन लगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 4.48%, DII की होल्डिंग है 0.01% और FII की होल्डिंग भी शेयर में जमकर है, दैट इज 9.37% की जो होल्डिंग है वो एक FII दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा ही की गई है। और आप जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स जो इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं उनका जो इसके इन्वेस्टमेंट है वो है 15.8% का जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटेल एज वेल एज जो अदर पार्टीज होती है उसका इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट के बारे में, तो वो अगर हम देखेंगे कंपेयर करेंगे कंपनी का टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन दैट इज टोटल इनकम एज वेल एज नेट प्रॉफिट कंपनी का कंपेयर करेंगे, जो कि मार्च क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का जो टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट किया था वो था 613 करोड़ रुपीज़, जो कि जून क्वार्टर में बढ़कर हो चुका था 727 करोड़ रुपीज़ और इस क्वार्टर में और ज़्यादा बढ़कर हो चुका 811 करोड़ रुपीज़, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको एक अच्छे खासे इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। बट नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने लॉस जनरेट किया था, दैट इज 237 करोड़ रुपये का कंपनी ने लॉस जनरेट किया था। उसके अगले क्वार्टर में जून क्वार्टर में कंपनी ने 164 करोड़ रुपये का कंपनी ने प्रॉफिट किया और इस क्वार्टर में कंपनी ने 235 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। जो कि कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो वो मार्च क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था, दैट इज 713 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था। तो उसके कारण जो कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको एक लॉस में आपको देखने को मिली है। बात कर लेते हैं जून क्वार्टर के बारे में, तो जून क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर वो एक नॉर्मल रेंज में आ गया, दैट इज 428 करोड़ रुपीज़ और सितंबर 2020 क्वार्टर में हो चुका है 402 करोड़ रुपीज़ इवन इन द प्रॉफिट नहीं, जो कि आपको जो सेल है कंपनी टोटल इनकम है वो भले ही बढ़ा है बट कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल किया है, तो उसके कारण जो कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल कर आई है। अब रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लेंगे कि कंपनी की जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी ने किस तरह का रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया मार्केट में। दैट इज रिटर्न रेशियोज में सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी ने कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न उन इन्वेस्टर्स को दिया वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि मार्च 2018 में था 21.56%, जो कि 2019 में घटकर हो चुका था 9.62% और मार्च 2020 में घटकर हो चुका है 5.94 के परसेंटेज फॉर्म में। और ROC की बात करें तो ROC भी कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट जनरेट करती है इन परसेंटेज फॉर्म वो होता है कंपनी का ROCE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था 2018 में 15.79%, जो कि 19 में 10.61% हो गया था और इस साल हो चुका है 9.82%, दैट इज अगेन लेस देन द प्रीवियस ईयर। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट भी कंपनी का डिक्लाइन फॉर्म या फिर डाउनफॉल में आपको देखने को मिला, दैट इज कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है ऑन एन ईयरली बेसिस, वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो वो था 2018 में 5.93%, जो कि 2019 में 2.8% हो गया था और इस साल हो चुका है 1.81 के परसेंटेज फॉर्म में। हालांकि आपने सारे रिटर्न रेशियोज कंपनी कंपेयर कर ही लिए, मतलब कंपेरिजन आपको बता दिया, तो उसके थ्रू आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जितने भी रिटर्न रेशियोज हैं वो प्रीवियस ईयर से डाउनफॉल या फिर डिक्रीज हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी जितना रिटर्न पहले कंपनी प्रोवाइड करती थी उतना कंपनी अभी रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो इसका एक ही रीज़न है कि कंपनी जो कस्टमर बेस है वो कंपनी का कम हो गया, बिकॉज कंपनी जो भी मार्केट में कंपिटिटर्स है वो ज़्यादा हो चुके हैं इसलिए। लेवरेज रेशियोज़ के बारे में बात करें तो लेवरेज रेशियोज भी कंपनी का ज़्यादा इतना ज़्यादा खराब भी नहीं है, बिकॉज कंपनी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब एक फाइनेंस कंपनी भी है, दैट इज हाउसिंग फाइनेंस भी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उसके कारण हम बोल सकते हैं कि कंपनी का जो डेट है वो मार्केट में होना वाकिफ़ है, जो कि 2018 में था कंपनी का 1.84 के रेशियो में, जो कि 19 में हो गया था 1.68 और इस साल और ज़्यादा कम होकर हो चुका है डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 के रेशियो फॉर्म में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी की करंट ईयर में जितनी भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसके हिसाब से कंपनी जो भी अर्निंग हुई होती है उसके थ्रू कंपनी की क्या कैपेसिटी है इंटरेस्ट पेमेंट करने की वो आपको बताते हैं कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर समझ लो वो अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, क्योंकि 2018 में था 2.57%, जो कि 19 में और गिरकर हो चुका था 1.74 और इस साल और ज़्यादा गिरकर हो चुका है 1.58 के परसेंटेज फॉर्म में।
अब बात कर लेते हैं कंपनी का जो शेयर करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है वो देख लेते हैं। तो आज फ्राइडे क्लोजिंग इस शेयर ने दी है 1.86%। आज इस शेयर ने जंप लगाया, डेट इज 12% भागा है और 656.65 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। और इसके 5 ईयर हाई की बात करें तो वो है 1588.4 रुपीज़ का इसका हाई है, जो कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो आपको अभी भी यह शेयर वो प्राइस से 90% डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी भी आपको अवेलेबल है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। फॉर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि इन फ्यूचर ये आपको ज़्यादा रिटर्न भले ही कमा के दे सकता है, क्योंकि मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है कि इस शेयर में अभी भी नई टेक्नोलॉजी कंपनी ला पाती है या नई टेक्नोलॉजी इस कंपनी के पास है भी, तो भी मार्केट में ये अपने कस्टमर्स को किस तरह से ज़्यादा अच्छी ऑफर्स वो सब दे सकता है। तो उसके कारण कंपनी अपने कस्टमर्स को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकती है। अगर समझ लो इसका कस्टमर बेस बढ़ जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑल्दो आप अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछेगा कि आपको मोतीलाल ओसवाल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो होप करता हूँ कि आपको एनालिसिस दैट इज़ मोतीलाल ओसवाल कंपनी का अभी जो हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको और कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम उस कंपनी का एनालिसिस भी आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो थैंक यू।